डियर स्टूडेंट, आज हम समझने की कोशिश करते हैं पैरासीटामोल के बारे में। पैरासीटामोल को एसिटामिनोफेन के नाम से भी जाना जाता है। इसको सबसे पहले प्रोड्यूस किया था एच.एन. मोरसन ने 1878 में। तमाम ब्रांड नेम के नाम से ये बिकता भी है मार्केट में। तो जेनरिक नेम क्या है, एसिटामिनोफेन है, और इसको टाइलेनॉल के नाम से भी जाना जाता है, पैरासीटामोल के नाम से भी बिकता है, पैराडोल के नाम से भी बिकता है। तो पैरासीटामोल एज एंटीपायरेटिक और एनाल्जेसिक के तौर पे काम आता है। एंटीपायरेटिक का मतलब ये कि पैरासीटामोल आपकी बॉडी टेम्परेचर को कम करेगा। पायरेटिक का मतलब होता है टेम्परेचर। पायरेक्सिया मींस हाई टेम्परेचर। एंटीपायरेटिक मींस जो टेम्परेचर को कम करे। एनाल्जेसिक मींस पेन, जो पेन को कम करने वाली मेडिसिन हो। तो पैरासीटामोल कहाँ-कहाँ पे इस्तेमाल होती है? एज एंटीपायरेटिक और एनाल्जेसिक के तौर पे भी इस्तेमाल होती है। तो एनाल्जेसिक के तौर पे क्या, माइल्ड टू मॉडरेट पेन जो होता है पैरासीटामोल से मैनेज हो जाता है, बट ये एंटी इंफ्लेमेटरी की तरह नहीं काम करता है। So make sure that this is not the anti-inflammatory drug. So this reduces the fever and pain. अब इसका डोज क्या होता है? इसका डोज होता है 10 to 15 mg per kg per dose. So every 4 to 6 hour. So अगर आप किसी पेशेंट को पैरासीटामोल देना चाहते हैं तो उसकी डोज आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं based on the body weight. Antipyretic actions of acetaminophen are likely attributed to direct action on heat regulating center in the brain. So and resulting in the peripheral vasodilation, sweating and loss of body heat. It means कि ये कहाँ पे काम करता है जाकर, कैसे आपकी हीट को मेंटेन करता है, बॉडी हीट को, ये काम करता है सीधे जाके सेंट्रल पार्ट ऑफ द ब्रेन, सेंटर इन द ब्रेन, आपकी बॉडी टेम्परेचर को कम कर देगा। अब इसके थोड़ा सा एक्शन के बारे में समझ लेते हैं। हमारे बॉडी में होता है प्रोस्टाग्लैंडिन इंडोपेरोक्साइड सिंथेज, और इसको हम बोलते हैं कॉक्स 1, कॉक्स 2 और कॉक्स 3। तो कॉक्स 1 कहाँ पाया जाता है? ये क्रोमोसोम नंबर 9 पे, ये 599 अमीनो एसिड्स का बना होता है। कॉक्स 2 क्रोमोसोम नंबर 1 पे होता है, 604 अमीनो एसिड का बना होता है। कॉक्स 3 के बारे में अभी क्लियर कट कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। कॉक्स 3 को कॉक्स 1 का एक वेरिएंट माना जाता है। तो अभी कॉक्स 1 पाया कहाँ जाता है? ब्लड वेसल्स में, इंटरस्टिशियल सेल्स में, प्लेटलेट्स में, मेसोथेलियल सेल्स में ये कॉक्स 1 पाए जाते हैं। कॉक्स 2 की बात करें तो पैरेन्काइमल सेल्स ऑफ टिश्यूज में पाए जाते हैं। और कॉक्स 3 जो है वो सेरेब्रल कॉर्टेक्स एंड हार्ट में भी पाया जाता है। आइए अब देखते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन का फंक्शन क्या है और यहाँ पे साइक्लोऑक्सीजिनेज का क्या फंक्शन है। एक्चुअली साइक्लोऑक्सीजिनेज करता क्या, ये प्रोस्टाग्लैंडिन को बनाता है, और जब प्रोस्टाग्लैंडिन बनता है बॉडी में, ज्यादा अमाउंट में बनने लगे किसी इन्फेक्शन की वजह से, तो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो इसी साइक्लोऑक्सीजिनेज को ब्लॉक करना होता है बाय पैरासीटामोल, जिससे प्रोस्टाग्लैंडिन बनना कम हो जाएगा और बॉडी टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा। ह्यूमन सीमेन में 1935 में यूवन यूलर ने डिस्कवर किया था। सो इट इज हैविंग द हार्मोन लाइक एक्शन। दो तरीके से एक्शन होता है, तो ऑटोक्राइन और दूसरा होता है पैराक्राइन। ऑटोक्राइन में क्या होता है? सेल कोई केमिकल कंपाउंड रिलीज करे और वापस से सेल पे ही आगे काम करे, जो सेल रिलीज कर रही है तो उसे बोलेंगे ऑटोक्राइन। पैराक्राइन में क्या, एक सेल रिलीज कर रही है कोई केमिकल और दूसरे एडिशन सेल में जाके उसका एक्शन हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज पैराक्राइन एक्शन। अब प्रोस्टाग्लैंडिन करता क्या है? ये वैसोडाइलेशन का काम करता है और प्लेटलेट एग्रीगेशन को इनहिबिट करता है, ब्रोंकोडाइलेशन कराता है, यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन कराता है। यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन मेनली इन प्रेग्नेंट लेडीज में ये लाइक इसे एक्शन देखा गया है जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है, तो ब्रोंकोडाइलेशन कराता है। जीआई ट्रैक्ट स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन कराता है। दूसरा गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन और गैस्ट्रिक म्यूकस सिक्रेशन कराता है। तो जब सेल कॉन्ट्रैक्ट होती है, रिलैक्स होती है, तो उसकी वजह से गैस्ट्रिक जूस वगैरह निकलना स्टार्ट होते हैं। अब चूंकि प्रोस्टाग्लैंडिन जो है ये लिपिड कंपाउंड है। लिपिड कंपाउंड क्यों है? क्योंकि आप देखेंगे अभी ये बन किस चीज से रहा है। यहाँ पे पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है जो कि मेम्ब्रेन से मिलता है, इसे बोलते हैं एराकिडोनिक एसिड, उससे बनता है। तो अभी देख लेते हैं थोड़ा कितने टाइप के प्रोस्टाग्लैंडिन होते हैं। तो 4 प्रिंसिपल टाइप ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन हैज बीन फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी। प्रोस्टाग्लैंडिन E2, प्रोस्टासाइक्लिन जिसे बोलते हैं PGI2, प्रोस्टाग्लैंडिन D2 एंड प्रोस्टाग्लैंडिन F2 अल्फा। तो ये 4 तरीके के जो प्रोस्टाग्लैंडिन हमारे बॉडी में पाए जाते हैं। अब आइए थोड़ा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख लेते हैं, होता क्या है। तो जो मेम्ब्रेन में आपका एराकिडोनिक एसिड है वो फॉस्फोलाइपेज A2 की वजह से यहां से निकल के आता है।
आपका सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन में लिपिड मॉलिक्यूल होते हैं, और जैसा कि मैंने बताया कि इस जो लिपिड बाइलेयर होती है उसमें एराकिडोनिक एसिड भी है। वो एराकिडोनिक एसिड रिलीज होता है वहां से विद द हेल्प ऑफ फॉस्फोलाइपेज A2 की वजह से, और जो एराकिडोनिक एसिड होता है उसे बोलते हैं 20 कार्बन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, और यहाँ पे आपका आता है साइक्लोऑक्सीजनेज 1 या 2। So this cyclooxygenase 1 or 2 will convert this arachidonic acid in the form of prostaglandin। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि होता क्या है यहाँ पे पैरासीटामोल की वजह से। ये है आपका पैरासीटामोल, ये करता क्या है, ये COX-1 COX-2 को आकर इनहिबिट करेगा, और इसे बोला जाता है कि दिस इज अ सेलेक्टिव COX-2 इनहिबिटर, और ये भी पाया गया है कि ये COX-1 को भी इनहिबिट करेगा। और COX-3 के बारे में भी बोला गया है कि ये COX-3, चूंकि COX-3 फॉर्म है COX-1 का ही, तो ये COX-3 को भी इनहिबिट करता है। बट हम जब भी बात करेंगे पैरासीटामोल किस चीज को इनहिबिट करता है, तो हम बात करेंगे तो पैरासीटामोल इज द सेलेक्टिव इनहिबिटर ऑफ COX-2, बट ये इनहिबिट करता है COX-1 को भी और COX-2 को भी। एज वेल एज रिसर्च ने भी बोला है कि COX-3 को भी ये इनहिबिट करेगा। तो अब जब साइक्लोऑक्सीजनेज यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, एराकिडोनिक एसिड को कन्वर्ट कर रहा है प्रोस्टाग्लैंडिन में, और पैरासीटामोल दे दिया जाए, तो ये पैरासीटामोल आकर आपके COX-1 COX-2 को इनहिबिट कर देगा, तो ये जो आपका एंजाइम है नॉन फंक्शनल हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका प्रोस्टाग्लैंडिन बनना बंद हो जाएगा या स्लो डाउन हो जाएगा, और बॉडी का टेम्परेचर चूंकि प्रोस्टाग्लैंडिन बनने की वजह से बढ़ जाता है, तो पैरासीटामोल आकर उसे इनहिबिट कर देगा। तो जब बनना बंद हो जाएगा या कम हो जाएगा, तो आपका बॉडी टेम्परेचर धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएगा या कम हो जाएगा। पैरासीटामोल को एक्चुअली बोला जाता है वीक इनहिबिशन ऑफ कॉक्स। एक्चुअली बहुत स्ट्रांगली बाइंड नहीं होता है पैरासीटामोल कॉक्स के साथ, जो COX-1 COX-2 है, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज वीक इनहिबिटर ऑफ कॉक्स। नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग जो है, इनका ये कॉमन इफेक्ट है, ये कह लीजिए या साइड इफेक्ट है, ब्लड थिनिंग की तरह भी काम करते हो, इनका इफेक्ट गैस्ट्रिक इफेक्ट भी इनका देखा गया है। अब आइए एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं। एब्जॉर्प्शन पैरासीटामोल को होता कब है, जब आप पैरासीटामोल लेते हैं तो इंटेस्टाइन में जाने के बाद इनका एब्जॉर्प्शन जो होता है पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू होता है। सो द एब्जॉर्प्शन ऑफ पैरासीटामोल इज बाय द पैसिव डिफ्यूजन प्रोसेस। और एसिटामिनोफेन has 88% oral bioavailability and reaches its highest plasma concentration in 90 मिनट। आपने पैरासीटामोल खाया, 90 मिनट में इसका मैक्सिमम प्लाज्मा लेवल होगा। पैरासीटामोल के साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं? अगर आप पैरासीटामोल का ओवरडोज ले लेते हैं, जितना मैंने डोज बताया 10 to 15 mg per kg पर डोज, उससे ज्यादा लेते हैं तो क्या हो सकता है? एज सच जो नॉर्मल डोज इसका है, जो बॉडी वेट के हिसाब से इसकी डोजिंग है, उतना लेते हैं तो उसका साइड इफेक्ट कोई नहीं होता है, बट ओवरडोज से इसका साइड इफेक्ट देखा गया है। वो क्या है? लीवर इन्फ्लेमेशन। या आप कह रहे हैं कि धीरे धीरे अगर हाई डोज भी है तो लीवर डैमेज की तरफ भी जा सकता है, तो सबसे पहले आपको दिखेगा लीवर इन्फ्लेमेशन। आइए अब ये देखते हैं कि पैरासीटामोल आपकी बॉडी से कैसे बाहर निकलेगा। क्योंकि मैंने बताया कि कोई भी ड्रग होता है तो मेटाबॉलिज्म जाकर उसका लीवर में होता है, और उसको लीवर क्या करता है? डिटॉक्सिफाई करके, कह लें कि जो भी जीनोबायोटिक्स ड्रग्स वगैरह बॉडी में जाती हैं तो उसका जो रिमूवल होता है विद द हेल्प ऑफ लीवर। सो लीवर इज इन्वॉल्व इन द डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग और एनी काइंड ऑफ केमिकल कंपाउंड। तो एसिटामिनोफेन बॉडी से कैसे रिमूव होता है? अप्रोक्सीमेटली 85% जो पैरासीटामोल हम खाते हैं उसका 85% एसिटामिनोफेन कंजुगेट्स विद द ग्लूकोनिक एसिड और सल्फर के साथ भी जुड़ता है। तो सबसे पहले देखते हैं ग्लूकोनिक एसिड की बात हम करेंगे, और जब ग्लूकोनिक एसिड के साथ ये जुड़ेगा तो दिस विल फॉर्म अ नॉन टॉक्सिक मेटाबोलाइट, और जो नॉन टॉक्सिक मेटाबोलाइट होता है वो वाटर सॉल्युबल होगा और धीरे धीरे यूरिन के थ्रू निकल जाएगा। तो यहाँ पे आपका होता क्या है कि पैरासीटामोल आपने लिया, पैरासीटामोल लीवर में गया और वहां पे ग्लूकोनिक एसिड के साथ कंजुगेट कर जाएगा। जो कंजुगेट बनता है उसे बोलते हैं एसिटामिनोफेन ग्लूकोनाइड, सो व्हिच इज नॉन टॉक्सिक फॉर्म एंड वाटर सॉल्युबल, और यूरिन के थ्रू वो एक्सक्रीट कर दिया जाएगा। आइए अब दूसरा मैकेनिज्म देख लेते हैं जिसे हम बोलते हैं सल्फेशन। होता क्या है कि जब पैरासीटामोल लीवर में पहुंचता है तो लीवर में हमारे पास होता है क्या? 3 फॉस्फोएडेनोसिन 5 फॉस्फोसल्फेट।
ये यहाँ पे इन्वॉल्व होता है फॉर द डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ पैरासीटामोल। तो इसका जो सल्फर ग्रुप होता है वो पैरासीटामोल के साथ बाइंड कर जाता है और उसे हम बोलते हैं एसिटामिनोफेन सल्फेट विच इज नॉन टॉक्सिक। तो लीवर में आपका पैरासीटामोल बाइंड होगा पैप्स के सल्फेट से, इसे हम बोलते हैं सल्फेशन। वहां पे एंजाइम होता है साइटोसोलिक सल्फोट्रांसफेरेज। तमाम वहां पे साइटोसोलिक सल्फोट्रांसफेरेजेस होते हैं जिससे सल्फेट जो है पैरासीटामोल के साथ कंजुगेट कर जाता है, इसे कंजुगेशन बोलते हैं, और नॉन टॉक्सिक कंपाउंड बनाता है एसिटामिनोफेन सल्फेट व्हिच इज नॉन टॉक्सिक कंपाउंड। सो और सॉल्युबल होता है वाटर में, तो धीरे धीरे ये यूरिन के थ्रू सीक्रेट कर दिया जाता है। तीसरा यहाँ पे आप देखेंगे कि पैरासीटामोल जो है यहाँ पे एक एंजाइम होता है साइटोक्रोम P452E1। सो ये इसे कन्वर्ट कर देता है पैरासीटामोल को एन एसिटाइल पी बेंजोक्विनोन इमीन NaPQI। अब ये जो NaPQI बनता है ग्लूटाथियोन के प्रेजेंस में विच इज रिड्यूस्ड फॉर्म इन द लीवर। ग्लूटाथियोन का लीवर में रिड्यूस फॉर्म होना बहुत जरूरी है। ये इन्वॉल्व होता है डिटॉक्सिफिकेशन में। तो जो NaPQI बनता है बाय द पैरासीटामोल विद द हेल्प ऑफ दिस एंजाइम, सो ये बनाता है सॉल्युबल N-एसिटाइल L-सिस्टीन S-एसिटामिनोफेन। ये 10% इसका जो है यहाँ पे डिटॉक्सिफिकेशन बाय ग्लूटाथियोन होता है। तो ये 10% जो है सिक्रीशन, या कह लें कि 10% पैरासीटामोल का जो है एक्सक्रीशन बॉडी से या डिटॉक्सिफिकेशन ग्लूटाथियोन के थ्रू होता है। और जो ये पैरासीटामोल है ये 5% अनचेंज रह जाता है एज ए पैरासीटामोल बॉडी से यूरिन के थ्रू रिमूव हो जाता है। जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि 10 to 15 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से पर डोज होगा, ठीक है, पर डोज। तो अगर मान लीजिए हम 10 mg के हिसाब से कैलकुलेट करें और 50 kg का आदमी है तो 10 into 50 ये आ गया आपका 500 mg पर डोज। मतलब एक बार में आप 5 mg ले सकते हैं। अगर ये मान लीजिए आपने कि एक 70 kg का आदमी है और उसने जो 150 mg पर केजी के हिसाब से ले लिया, ओवर डोजिंग हो गई इसकी, और वजन उसका 70 kg है, तो इस डोज के हिसाब से 1500 mg चला गया। इसका मतलब 10 ग्राम एक बार में उसने ले लिया, 5 mg के 20 टैबलेट का अमाउंट वो हो गया, इतना उसने एक बार में कंज्यूम कर लिया। तो ये डोज जो होगी ये टॉक्सिक डोज होगी पर डोज। एक बार में इतना लेता है तो वो टॉक्सिक डोज हो गया इसका। अब होता क्या है कि ओवरडोज की वजह से ग्लूटाथियोन रिड्यूस हो जाता है। ग्लूटाथियोन रिड्यूस हो जाता है जिसकी वजह से जो ग्लूटाथियोन का काम क्या है कि डिटॉक्सिफाई करना पैरासीटामोल को। अब होता क्या है कि एक्युमुलेशन ऑफ NaPQI हो जाता है, जिससे लिवर नेक्रोसिस होता है। होता क्या है हम देख लेते हैं। ये पैरासीटामोल जो है ये साइटोक्रोम P452E1 जो है इसे कन्वर्ट कर देता है NaPQI में। इसे बोलते हैं N-एसिटाइल P बेंजोक्विनोन इमीन। ये वापस से इस फॉर्म में कन्वर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ ग्लूटाथियोन। लीवर में ग्लूटाथियोन है जो कि रिड्यूस्ड फॉर्म में होता है, वो अल्टीमेटली बनाता है N-एसिटाइल L-सिस्टीन S-एसिटामिनोफेन व्हिच इज सॉल्युबल एंड इट कुड बी एक्सक्रीटेड थ्रू द यूरिन। बट होता क्या है, अगर ज्यादा आपने ले लिया, ये तो नॉर्मल कंडीशन में काम करेगा अपना, आपने बहुत ज्यादा ले लिया तो ग्लूटाथियोन का काम था कि आपने 5 mg लिया, उसको डिटॉक्सिफाई करे, उसको अब आपने ले लिया इतना अमाउंट, तो ऑफ कोर्स ग्लूटाथियोन का अमाउंट जो है कम पड़ जाएगा। यहाँ पे जब ग्लूटाथियोन का अमाउंट कम पड़ जाएगा तो NaPQI क्या करेगा, ये सेलुलर प्रोटीन से बाइंड होना स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से सेल इंजरी होगी और लीड करेगा लिवर नेक्रोसिस को। पैरासीटामोल ओवरडोजिंग हो गया कि इमीडिएटली विद इन फ्यू आवर नोजिया, वोमिटिंग, गैस्ट्रिक इरिटेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। आपने बहुत ज्यादा डोज लिया तो कुछ ही घंटों में ये सारे सिम्टम दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। और 12 से 24 घंटे में लीवर डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगा और लीवर टेंडरनेस होना स्टार्ट हो जाएगा। अब ये 12-24 घंटे की बात हुई, 2 से 4 दिन में आपको जॉन्डिस जैसे सिम्टम दिखना स्टार्ट हो जाएंगे, बॉडी येलो होना स्टार्ट हो जाएगी। ये होगा कि लीवर डैमेज की वजह से। लीवर काम है डिटॉक्सिफाई करना। अब लीवर में क्या होता है, आपका बिलिरुबिन मेटाबॉलिज्म होता है, वहां पे आपका बिलिरुबिन मेटाबॉलाइज नहीं होगा तो जॉन्डिस जैसा सिम्टम दिखना स्टार्ट हो जाएगा, बॉडी येलो दिखना स्टार्ट हो जाएगी।
अब चूंकि लीवर का काम क्या है, बॉडी से टॉक्सिन को निकालना। अब टॉक्सिन जब नहीं बॉडी से निकल पाएगा विद द हेल्प ऑफ लीवर, चूंकि लीवर आपका पैरासीटामोल की वजह से डैमेज हो रहा है, तो 3 से 5 दिन में आपको हिपैटिक इंसेफेलोपैथी दिखना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब ब्रेन जो है डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगा। इंसेफेलोपैथी को बोलते हैं डिस्फंक्शन ऑफ ब्रेन, क्योंकि हिपैटिक सिस्टम यहाँ पे इन्वॉल्व है, हिपैटिक इंजरी हो रही है और हिपैटिक इंजरी की वजह से टॉक्सिन एक्युमुलेशन हो रहा है बॉडी में, तो उसे हम बोलेंगे, और वो क्लियर नहीं हो रहा है तो उसे बोलेंगे हम हिपैटिक इंसेफेलोपैथी, और वो लीड करेगा लीवर फेल्यूर की तरफ भी, और जिसकी वजह से ब्लीडिंग डिसऑर्डर भी हो जाएगा और मेटाबॉलिक एसिडोसिस भी होना स्टार्ट हो जाएगा। ये क्यों, उनको जो है सारे टॉक्सिन को बॉडी से बाहर निकालना वो निकल नहीं रहे हैं, लीवर में ही बॉडी में ही रह रहे हैं, इस वजह से ये होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब चूंकि जब कंडीशन होती है, अगर पेशेंट ओवरडोजिंग कर लेता है, ये कंडीशंस आती हैं, तो इमीडिएटली आपको इन्वेस्टिगेशन करना जरूरी है समझने के लिए कि लीवर के साथ क्या हो रहा है, किस लेवल पे डैमेज होना स्टार्ट हुआ। सबसे पहले एसिटामिनोफेन का लेवल आप चेक करेंगे लेबोरेटरी में, ब्लड सैंपल भेज कर। तो प्रोथ्रोम्बिन टाइम चेक करेंगे, दिस इज द मोस्ट सेंसिटिव इंडिकेटर ऑफ लीवर डैमेज। प्रोथ्रोम्बिन जो है ये प्रोटीन है, लीवर ही बनाता है, तो अगर लीवर डैमेज होगा तो प्रोथ्रोम्बिन बनना कम हो जाएगा, जिसका पीटी टाइम बढ़ जाता है, तो इसका मतलब आपके क्लॉटिंग पे भी इसका फर्क पड़ेगा। तो अगर प्रॉपर तरीके से आपका प्रोथ्रोम्बिन नहीं बनेगा, लीवर नहीं बनाएगा, क्लॉटिंग का भी प्रॉब्लम होगा, जिसकी वजह से आपको ये पता चलेगा कि इंटरनल ब्लीडिंग तो नहीं हो रही, इंटरनल ब्लीडिंग होगी तो पेशेंट मर भी सकता है। और एलएफटी एंड बिलिरुबिन लेवल भी चेक करना जरूरी है, क्योंकि 3 से 5 दिन में अगर ओवरडोजिंग हुई है तो एलएफटी भी अल्टर कर जाएगा और बिलिरुबिन का लेवल भी बढ़ जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है इन्वेस्टिगेशन में क्या, एसिटामिनोफेन का लेवल और प्रोथ्रोम्बिन टाइम चेक जरूर करना है। पैरासिटामोल ओवरडोजिंग होती है तो उसके लिए हम यूज करते हैं N-acetylcysteine एज ए, हम N-acetylcysteine यूज करते हैं एज ए एंटीडोट की तरह। तो इसमें एंटीडोट लेस देन 8 आवर के अंदर, 8 घंटे के अंदर ही हम इसे ये देना स्टार्ट कर देते हैं N-acetylcysteine, और ये आईवी लाइन के थ्रू देना होगा। और इसको देने के लिए हमेशा 3 डोज है, यहाँ पे 3 कंसेक्यूटिव डोज इंट्रावेनस दिया जाएगा, जिसमें इस्तेमाल होगा आपका 5% ग्लूकोज। तो 5% ग्लूकोज या डेक्सट्रोज कह लीजिए एज ए मीडियम यूज होगा, और उसी के थ्रू आप जो है N-acetylcysteine देंगे। तो फर्स्ट इन्फ्यूजन में आप करेंगे क्या, 150 mg पर kg इन 200 ml ऑफ ग्लूकोज ओवर 1 आवर, 1 घंटे के लिए। तो जो पेशेंट का या जो पर्सन का वेट है, इस डोज के हिसाब से आप कैलकुलेट करेंगे और 200 ml ग्लूकोज में 1 घंटे के लिए देंगे। और दूसरा इन्फ्यूजन चलेगा 50 mg पर kg ओवर द नेक्स्ट 4 आवर, 4 घंटे के लिए। और थर्ड इन्फ्यूजन जो आपको जाएगा वो 100 mg पर kg ओवर द नेक्स्ट 16 आवर। तो इस 3 इन्फ्यूजन के थ्रू आप जो है पैरासीटामोल ओवरडोजिंग को ट्रीट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।